अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। मुफाहिमाना या जारहाना इलेक्शन में नून लीग की पॉलिसी क्या होगी? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के बयान के बाद उठने वाले शोर ने नून लीग को बैठक लगाने पर मजबूर कर दिया है। इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ ने जारहाना पॉलिसी ना अपनाने का मशवरा दिया है, लेकिन मियाँ साहब ने इस पर क्या रिस्पॉन्स किया, इस हवाले से दो किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मियाँ साहब एहतिसाब के बयानिया से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी खबर यह है कि मियाँ साहब एक कदम पीछे हट गए हैं और अब वो साबिक जनरल का नाम नहीं लेंगे। नून लीग के इजलास में क्या बात हुई है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ग्लोबल हेड ऑफ न्यूज़ ऑपरेशन समा अजहर जावेद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अजहर, सबसे पहले तो ये बताइए कि नून लीग के इजलास में फैसला क्या हुआ है? क्या मियाँ साहब अब साबिक आर्मी चीफ का नाम लेकर एहतिसाब की बात नहीं करेंगे, एक कदम पीछे हटेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास था। गुज़िश्ता रोज़ उसके दो हिस्से थे। एक पहले हिस्से में जो इजलास था उसमें नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और उनके साथ जो मेंबरान असम्बली हैं साबिक इनके मुस्लिम लीग नून के, वो लंदन आए हुए थे। कोई 10 से ज़ायद थे और पार्टी के लोग थे दीगर। उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ आराम दी, पाकिस्तान के हालात के बारे में उनसे पूछा उनसे कि क्या बात होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए और इलेक्शन की क्या तैयारियां होनी चाहिए, और उस पर बयानिए की बात हुई। एक दूसरा इजलास था, दूसरा इजलास जो वो क्लोज डोर में हुआ, जिसमें मरियम नवाज साहबा थी, नवाज शरीफ साहब थे, इसहाक डार थे, और ये इनका एक क्लोज डोर में इजलास था जिसमें मुख्तलिफ चीजें होती। एक और बात कि जिस दिन रात को मियाँ शहबाज शरीफ पहुंचे, उसी रात को मियाँ नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें मरियम नवाज साहबा भी थी और अगले दिन नाश्ते पे भी हुई। तो जो मुख्तलिफ बातें हैं, जो बयानिए के हवाले से बात है, तो नवाज शरीफ साहब ये जो बातें कर रहे हैं वो पिछले 3.5 साल से कर रहे हैं। वो पहली दफा अगर किसी तकरीर में वो आगे ये बात की है, तो जहां तक हटने की बात है वो हटेंगे नहीं। लेकिन जो हमें ये लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, फिल वक्त उस मामले को इतना एजर्ट नहीं किया जाएगा, और जो मशवरा भी दिया गया है, जो बात भी हुई, जो अरकान असम्बली और शहबाज शरीफ साहब आए या भेजे गए? देखिए जी, उनसे हमने पूछा शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कहा मुझे तो नवाज शरीफ साहब ने बुलाया। जब नवाज शरीफ साहब से बात भी हुई तो उन्होंने कहा मैंने बुलाया, लेकिन कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई चीज ऐसी थी जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को आना पड़ा। और जो मेरी इतलात है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया वो ज्यादा इकोनॉमी पे फोकस होगा कि कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, और जो एक टकराव की सियासत है उससे गुरेज किया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि जो इदारों के साथ ऑलरेडी उनके ताल्लुकात ठीक हैं, उन ताल्लुकात को बरकरार रखा जाए। तो मुझे आने वाले दिनों में कोई ऐसी टकराव में बढ़ाओ या उसमें तेजी आती नजर नहीं आ रही। और ये कल के इजलास में भी जो इस हवाले से ओपनली कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो उनकी क्लोज डोर मीटिंग्स हैं, बिल्कुल उसमें डिस्कस हुआ होगा इन चीजों पे। और ये जहां तक कहना कि उनको भेजा गया है, अब ये कंफर्म नहीं है कि उनको भेजा गया है या नवाज शरीफ ने बुलाया। सही, मियाँ साहब आप कह रहे हैं, मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि बुलाया गया है। अच्छा ये बताइए, 21 तारीख को मियाँ साहब ने वापस आना है और फिर अब तो इलेक्शन के हवाले से भी डेट आ गई है, जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शन जोन है, तो क्या कोई रद्दोबदल हो सकता है? ऐसा कोई इम्कान है कि 21 के अलावा किसी और तारीख को मियाँ साहब आ रहे हो पाकिस्तान? देखिए जी, कल मेरी बड़ी तफसीली बात हुई, मरीम नवाज साहबा भी थी, उनसे भी बात करने का मौका मिला, और ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों बात हुई। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई और शहबाज शरीफ साहब से बात हुई। तो तीनों ने ये बिल्कुल कहा है कि 21 अक्टूबर फाइनल डेट है, और 21 अक्टूबर में मेरी जो इतलात है, वो जिस जहाज से आना है, जिस प्लेन से आना है, उसमें उनकी सीटें करवा भी लगी। ये मैं आपको अपने सोर्सेज से कंफर्म कर रहा हूँ। इसमें सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि वो वापस आए। मरीम नवाज साहबा ने बड़े जोर दे के कहा कि हमने उनकी तैयारियां जो है इस्तकबाल की वो शुरू कर दी हैं, इसमें जलसे शुरू हो रहे हैं। डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे? लंदन से डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे? डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट कोई नहीं है बरतानिया से। तो जो मेरी इतलात है, वो एक खलीजी मुल्क में स्टे करेंगे 1 या 2 दिन, और उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वहां पर स्टे करेंगे, मतलब वो कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर वहां पर स्टे करेंगे या डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे? कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं है, और वो एक दिन का या एक रात का स्टे हो सकता है। और उसमें जो मुझे लग रहा है कि वो बल्कि मेरी कंफर्म मैं ये करता हूँ, वो खलीजी मुल्क की परवाज के जरिए आएंगे। और एक और भी बाज़ेर बहस है कि कुछ चार्टर प्लेन के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और अगर चार्टर प्लेन हुआ तो वो चार्टर प्लेन के जरिए आएंगे, नहीं तो एक खलीजी मुल्क की एयरलाइन के जरिए वो वापस आ रहे हैं। ये अब तक के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। तो 21 अक्टूबर तक तो मुझे तो इस वक्त तक लग रहा है कि वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे।
जी, कुछ इस तरह की जिद्दा के हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद फिर उम्रा भी करके और फिर उसके बाद आएंगे। इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या वो कहीं रुकते रुकाते आएंगे या कनेक्टिंग फ्लाइट से डायरेक्ट पाकिस्तान आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इन्हीं सारे सिलसिले को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए इसी पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान फैसल वाडा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। सर, सबसे पहले तो ज़रा साबिक चीफ जस्टिस से बात का आगाज़ करते हैं। उमर अता बंदियाल साहब ने जाते जाते जो पीडीएम की हुकूमत है, इनकी जो की गई नैब की तरमीम है उसे कलअदम करार दिया। आपने कई रोज़ पहले अपने एक इंटरव्यू में इस फैसले का इम्कान जाहिर किया था, तो ये आपका तज्जिया था या ये आपकी खबर थी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। देखिए, सियासत में सब्र, खबर और नज़र ये रखनी चाहिए, तो आपके एनालिसिस थोड़े से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा से कहा था, आपके भी शायद प्रोग्राम में कहा था, कि जाते हुए चीफ जस्टिस के लास्ट 10 डेज और आने वाले चीफ जस्टिस साहब के फर्स्ट 10 डेज वो सिमत तय करेंगे पाकिस्तान की। सो नाउ वी गॉट 2 हीरोज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अब फायज़ा साहब एज सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में जो हमने देखा टीवी के ऊपर, वो वही लीडर कर सकता है जिसकी स्ट्रेंथ हो, जिसके अंदर करेज हो, जिसको जो दिलेर हो, जिसके स्केलेटन्स ना हो। तो चीफ जस्टिस फायज़ा साहब की इस परफॉर्मेंस के बाद और उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए पाकिस्तान को बहुत पुरुमीद होना चाहिए। वो मायूस नहीं करेंगे। जो बयानिया पीडीएम ने बनाया हुआ है कि फरमाइशी प्रोग्राम होगा, ये हो जाएगा और ये मिल जाएगा और हम आ जाएंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ उनकी किताब में नहीं है। उनका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। ना उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली अपनी चीज़ें ही बता दी कि मैं किसी किताब में नहीं हूँ, किसी के नीचे नहीं हूँ, किसी फैसले के नीचे नहीं हूँ। अनाऊ का नहीं, पाकिस्तान का सोचें। और दूसरी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी एक इनर कन्विक्शन है, मेरा फेथ है, मेरा ईमान है कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल जो सर खाने में पड़ा हुआ है वो खुलेगा। जो उनकी फैमिली के साथ ह्यूमिलेट किया गया है, उन तीनों को जब आप क्लब करेंगे केसेस को, तो उनमें किरदार प्यारे, लाडले, हसीन और सारे उसमें मिलेंगे, वही किरदार होंगे। और वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी चीज़ तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया तो हम पाकिस्तानी की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी, हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ ये कि देखें, जब तक आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देख रहे हैं, उनका कोई जादू छड़ी तो नहीं है कि डॉलर भी नीचे आ रहा है, खाने पीने की चीज़ें भी कम हो रही हैं, स्मगलिंग भी रुक रही है, सब कुछ हो रहा है। वो अपनी जेब का नहीं सोच रहे। ये वो सियासी 18 लीडर्स हैं, एक्सपायर्ड, करप्ट, बदबूदार, जो जमहूरियत के नाम पे जमहूरी जनाजा लेके हम फिर रहे हैं 35-40 साल से, जो इस चीज़ का हिस्सा थे। ये महंगाई, जब हर चीज़ जो गरीब को चाहिए वो पाकिस्तान के लीडर्स और सियासतदानों की फैक्ट्री हैं। चीनी की फैक्ट्रियाँ, सियासतदान; चावल की फैक्ट्री, सियासतदान; गोदाम, सियासतदान; तेल खाने का, सियासतदान; डॉलर, सियासतदान; फ्लॉर मिल्स, वीट, रोटी, सियासतदान। तो जितनी पाकिस्तान की ज़रूरत है, जो पाकिस्तानी लीडर्स भीख मांग के जिनके वोट से आते हैं, उनकी कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान छीनने के लिए उन्होंने सारी फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं। आप इस हद तक गिर चुके हैं कि आपको, एक आदमी को नान खाने के लिए, रोटी खाने के लिए अपनी 13 साल की बेटी को नौकरी करने भेजना पड़ता है। उसके साथ आप उस बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस नाकाम हो जाती है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो असर रसूख वाला है। तो ये तो 4 दिन मीडिया की मेहरबानी वो दिखाता है, लोग मातम करते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। एक नया केस आ जाता है सर। जब तक कौम हमारे समेत ये बेहिसी से नहीं निकलेगी। देखिए, ये पाकिस्तान एक पहला मुल्क है जिसके अंदर आपको करप्ट, चोर, बेईमान, धोखेबाज, मुल्क दुश्मन होंगे तो आप वजीर आज़म बन सकते हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ। जिंदाल के साथ अकेले मिलना, कोर्टों पे चढ़ाई, क्लिंटन से माफिया मांगना, फौज के लिए बुक्स करना, नाम नवाज शरीफ साहब, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। आगे बढ़ जाए, खाकान अब्बासी साहब, तोशाखाना केस, पेट्रोलियम का करप्शन का नायब का केस, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। शहबाज शरीफ, रोटी वाला, पापड़ वाला, केले वाला, सब नायब के केस, करप्शन के केस, सब कुछ, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। राजा परवेज साहब, रेंटल स्कैंडल, तो करप्शन केसेस नायब में, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। गिलानी साहब, हीरो का हार सदके के लिए जो दिया गया वो घर में दे दिया, करप्शन चार्ज हो गई, जेल चले गए, ओहदा वजीर आज़म पाकिस्तान। ईंट से ईंट बजा देंगे, तो कोटकना केस के सबूत गायब हो गए बैरून मुल्क, जेल से प्रेसिडेंट हाउस, आसिफ जरदारी साहब, ओहदा सदर पाकिस्तान। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान की सिमत है, अनवारुल हक,
देखिए अनवार उल हक काकड़ के ऊपर मैं तो मेरा बीपी लो हो गया जब मुझे पहले नैब का पता चला, बट फिर नैब ने प्रेस रिलीज देके क्लियर किया। एंड अनवार उल हक काकड़ साहब इज अ गुड फेस बट इज अ टेम्परेरी फेस, ठीक है, इज नॉट अ परमानेंट प्राइम मिनिस्टर। आप और आगे बढ़ें, अब आप मुझे ये सब समझा दें कि सारी पॉलिटिकल, इमरान खान तो चले गए शहीदों की तमस्कर उड़ाने, नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान अजीब पाकिस्तान में ले आए, ओहदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तोशा खाना उनके ऊपर भी लग गया। सो अगर आप इन सारों लीडरों को देखें, इसमें MQM भी है, मौलाना साहब भी बाइला सब है, ये 18 लीडर्स को जब तक इन जमहूरी बदबूदार जमहूरियत के नाम के लीडरों को कैफ किरदार तक नहीं भेजेंगे, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट अब बंद होना चाहिए। एक को अंदर डाला, एक को मुल्क के बाहर भेज दिया, दूसरे को खड़ा कर दिया, दूसरे को बिठाया, पहले को अंदर डाला, दूसरे तीसरे को बाहर निकाला, फिर ले आए। ये वाहिद पाकिस्तान का एक मुल्क है किरण साहिबा जिसमें 164 का कन्फेशनल बयान देते हैं डार साहब। मैं मिसाल दे रहा हूं आपसे, मफरूर रहते हैं, इश्तिहारी रहते हैं 5 साल, एक शाम वापस आते हैं, केसेस खत्म, अगले दिन सेनेट बहाल, उसके अगले दिन वजीर खजाना, कर्जे बढ़ाते हैं, केसेस माफ कराते हैं, अगले दिन फ्लाइट लेके वापस चले आते हैं। फिर ऊपर से आप हमसे कह रहे हैं कि आप इनकी नालायक औलाद भी हम ले लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आवाम को समेत मेरे आपके ये बेहिस्सी खत्म करके, अब अगर आपने किसी वजीर का बच्चा देखा गटर के नीचे करके मर गया हो, ठीक है, आपने किसी वजीर के बच्चे को, नालायक को भी हर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए देखा, मेडिकल फैसिलिटी दी, खाने की फैसिलिटी दी, बिजली की फैसिलिटी, हर चीज तो आपने एलीट के लिए की भी है, तो फिर आप मुल्क कैसे ठीक करने जा रहे हैं? आपकी तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी आम है, लेकिन उसमें जो आपने आगाज में एक बात की ना, जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई होता देख रहे हैं आप। तो जनरल फैज के आसमान से उतरे हुए, जनरल फैज का 4 हाथों वाले और 5 टांगों वाले इंसान है। अगर सियासतदान की, जुडिशरी की, सबकी अकाउंटेबिलिटी, ये हैरानकुन इसलिए है मेरे लिए और सवाल इसलिए कि 75 सालों में कभी ऐसा देखा नहीं मैंने। तो जो 75 साल, यही तो हम कह रहे हैं, जो 75 साल में नहीं हुआ वो ही उम्मीद की किरण हमें नए आर्मी चीफ ने दी है और नए चीफ जस्टिस साहब ने दी है। और आपने ये भी देखा कि लीडर होते हुए उन्होंने सबको यूनाइटेड रखा अपनी टीम के अंदर। उसमें बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी अच्छे जजेस हैं, रिस्पेक्टफुल जजेस हैं, और लोगों का एक फेथ रिवाइव हुआ। लोग अब भरोसा करते हैं कि कानून की बालादस्ती होगी। यहाँ तो किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान सड़कों पे भीख मांगता फिर रहा है, ठीक है, जेब कतरी के मुकदमे में 8 महीने 2 साल 3 साल तो उसकी बारी नहीं आती। 716 आदमी मर गए दवाइयां ना पहुंचाने की वजह से। अरशद शरीफ कत्ल केस अब अगले महीने बरसी होने वाली है, उससे पहले आप कह रहे हैं कि ये मामला जो है वो खुलेंगे, इस पे कार्रवाई होना शुरू होगी। कौन है, कौन से चेहरे हैं जो अब बेनकाब होंगे इस मामले में? देखिए अरशद शरीफ मरहूम शहीद की कत्ल के अंदर आपको मैंने कहा कि खास प्यारे लाडले इनोसेंट फेसेस, आपको इस मुल्क का एक्चुअल शक्ल निकलेगी। वो शहीद का खून है, वो कहीं रहेगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसको उसके मकासद क्या थे, क्या हुआ, किसने कराया, क्यों कराया, ये सब चीज़ें खुलती चली जाएंगी। वो शहीद का खून है, कहीं जाएगा नहीं, वो होना ही होना है। अब वो बरसी से पहले होता है, बरसी के बाद होता है, दैट्स डिबेटेबल। क्यों कोर्टों में अक्सर हमें लगता है कि हम जो केस करेंगे वो हमारी औलाद की औलाद और औलाद की औलाद का रिजल्ट देखेंगे वो, अगर ज़रूरत हुई तो। ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, इनका तकिया अल्लाह ताला के ऊपर है, निडर आदमी हैं, ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, लीगल एम्बिट के अंदर चल रहे हैं, तो उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात तबाह और बर्बाद हो जाएंगी, दफन हो जाएंगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि पीडीएम की सारी शक्लें आनी भी नहीं चाहिए, और अगर जो लाता है इनको तो वो तो फिर मुल्क का खैर ख्वाह नहीं हुआ। और आवाम को ना गाली देने की जरूरत है, ना आग लगाने की जरूरत है, तोड़ फोड़ करने की जरूरत है। प्रोटेस्ट का मतलब है कि अगर आपके सामने आगे खामोशी से 6 आदमी आपके कैमरा मैन आगे खड़े हो जाए और आपके क्या हुआ, आप कहें जी मेरे साथ ये हुआ है, तो आप सुनेंगे हमारी बात, ठीक है। लेकिन अब ये भेड़ चाल नहीं चलेगी, ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। ये सिस्टम अब, क्योंकि देखें 12 करोड़ 70 लाख वोट है आपके पास, 5 करोड़ 60 लाख उसमें यूथ है, ठीक है। यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25,000 आदमी आपका लिबिया में बैठा हुआ है कि यूरोप का बॉर्डर कब क्रॉस करेगा पानी से, ठीक है, अपनी जानों पे खेल रहे हैं। इस मुल्क में इन सब के जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे, लोग कहते हैं, तज्जियाकार कहते हैं कि जी अदलिया भी है, फौज भी है। ये कमजोरी आपने अदलिया को आपने दी जब अपने जजेस लगा दिए, उनको ब्लैकमेल किया, उनकी वीडियोस बनाई, ये भी नून लीग का है। आपने एस्टैब्लिशमेंट को किसने जाके कहा? पॉलिटिशियन ने जाके कहा इसकी ये कमजोरी मेरी नहीं है, मुझे बना दे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक्चुअली सियासतदान, और ये वाहिद मुल्क है जो 40-45 साल वही शक्लें हैं, आज भी हो रहा है, कल भी होता रहेगा। ना पिछले इलेक्शन ट्रांसपेरेंट थे, ना आज ट्रांसपेरेंट होंगे। देखिए
ये वाला सिलसिला आज भी हो रहा है? बिल्कुल है। आप क्या समझते हैं? आज भी फरमाइशें हो रही हैं, फरमाइशी प्रोग्राम, ये सब चीज़ें जो बयानिया बन रहा है। वैसे तो मैंने उनसे कहा 21 को मेरी तारीख पैदाइश है अक्टूबर, वो मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए नहीं है, चेंज कर दें। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप बहुत कुछ सोचते करता है, एंड ऑफ द डे अल्लाह मियां है। तो अभी तो ये देखें ना, ये जो बदियाल साहब जाते हुए कर गए, ये ऊपर से ही हुआ है। वैसे इससे ये मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम साहिबा, बिलावल, इमरान खान, जरदारी साहब, ये सब फड़े जाएंगे वैसे, ये जो जाते हुए देखिए। अगर ये जो हमारे दो हीरोज हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस साहब, अगर इनकी होते हुए नहीं हुआ तो फिर मेरे ख्याल से कभी नहीं होगा। नहीं, फिर तो बस, फिर मैं वो बात कहना नहीं चाहता। बस अल्लाह मियाँ रहम करे हमारे मुल्क को। देखिए, किसी ना किसी कानून के तहत चीफ ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक आदमी के पास यूं डंडा है और एक आदमी के पास यूं वाला डंडा है, डंडा दोनों के पास है, और ये लीडरशिप चलती है इसके जोर के ऊपर है। ये MBBS फार्मूला करें, बादशाह की तरह बंद करें, ना मारने की जरूरत है, ना गाली देने की जरूरत है, बोले पैसे रखो, गरीब को रिलीफ दें। अभी 9 अरब रुपए निकले हैं, तो गरीब का क्या फायदा हुआ है? देखिए ना, 50 रुपए का नान हो गया आज, 70 रुपए की रोटी है, 120, 332 रुपए का पेट्रोल हो गया, 500 रुपए, ठीक है जी। फिर उसने घास की तरह अगले दिन भी रोटी और नान ही खाया, दो टाइम, 900 रुपए हो गए, 15,000 का बिल, 35,000 की तनख्वाह। तो बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा, माँ क्या खाएगी, दवाई कहाँ से आएगी, रेंट कहाँ से आएगा, स्कूल कैसे होगा, कपड़े कैसे पहनेगा? आपने तो इस मुल्क को, अवाम को भिखारी में से ही बदतर बना दिया है, ठीक है। और आप फिर कहते हैं कि आओ हमें वोट दे दो, हम फिर जाएंगे। 16 महीने की परफॉर्मेंस देखिए, इन स्टेक होल्डर्स को, इन सारे 18 लीडर्स की गंदी शक्लों और उनके गंदे किरदार का माजी नहीं भूलना चाहिए। आप माजी को याद रखेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर ये जो अच्छा आप MBS फार्मूला बता रहे हैं ना, ये जब तक के सारे फिर अंदर नहीं चले जाते तब तक तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है कि आप, तो ये तमाम सियासतदान ये आपको अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरी ख्वाहिश है, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शाह महमूद कुरैशी, मेरी ख्वाहिश है ये, मेरी दुआ है, नवाज शरीफ, मेरी दुआ है, शहबाज शरीफ, मेरी दुआ है, मरियम नवाज, बिलावल, मेरी दुआ है। अब आप कह रही हैं कि हमने इनको झेला, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको कह रहे हैं मुल्क चलाएंगे, ठीक है। जिनकी स्पीड इस कमरे से बाहर निकलने के लिए घंटा लग जाएगी, उसको कह रहे हैं मुल्क को दौड़ाएंगे। अब आप कह रहे हैं उनकी नालायक औलादे भी हम पकड़ लें, उनके पीछे भी गुलामी करने खड़े हो जाए। क्यों भाई? किसी के बाप का मुल्क थोड़ी है, बाप की जागीर थोड़ी है। ये टोपी ड्रामा आप नहीं चलने देंगे। हमारे आप जैसे लोग आपके तवज्जुह से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोग खड़े होंगे। अगर लोग अपने लिए खड़े होंगे, मैं उनके लिए क्यों खड़ा होऊंगा? मुझे तो रोटी का प्रॉब्लम नहीं है। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ताकतवर हलकों में बैठे हुए लोगों में, तो ये जो आपकी दुआ है, इस पर मौजूदा चीफ जस्टिस का जहन क्या है? आपके उनके आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो, या आर्मी चीफ का जहन क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे बाय एंड लार्ज पूछेंगी तो चीफ जस्टिस साहब ने अपना जहन बता दिए और आर्मी चीफ ने अपने इक़दामात से बता दिए। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इंटर बैंक से मार्केट का डॉलर भी नीचे हो, ठीक है। तो ये क्रेडिट उनको जाता है, तो उनका क्या कोई जादू था? उन्होंने अपनी जेब का नहीं सोचा। वो ईमानदार है, नेक नीयत आदमी, तो काम हो रहा है। जिसने अपनी जेब का सोचा, आप इनको वापस जमहूरी निज़ाम के तहत लाके जमहूरी गंदे लीडर्स को बिठाएंगे तो ये मुल्क इससे भी ज़्यादा बड़ा करेगा। वो 100 का डॉलर मुझे तो मैंने 400 कर लिया। वो मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से नहीं बचाते तो 1000 रुपए का लेटर रखा, कमाल स्टेटमेंट दिए, ठीक है। किस शक्ल के साथ ये लोग बाहर निकलेंगे? फैसल साहब, मसला ये है ना कि अगर ये सारे ही खराब है तो फिर पाकिस्तान के लिए हल क्या है? हल ये है कि आप इन्हीं पार्टियों के अंदर से, आप अंदर पार्टियों से अच्छे लोग निकालें, उनको चांस दें, गिव अदर्स अ चांस। क्या जरूरी है कि एक नालायक बाप का, नालायक लीडर का, नालायक बेटा, बेटी, पोता, भांजा ही हमारे फैसल वाडा की नजर में मुस्लिम लीग नून से अगर एक बंदा निकालना चाहे, कौन है? बहुत होंगे यंगस्टर्स, देयर लॉट ऑफ पीपल आई डोंट इवन नो। पीपल्स पार्टी से, ठीक है, पीपल्स पार्टी में जैसे मुश्ताक होकर, इट्स अ गुड फेस। अब तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। देखिए, हम तो बहुत खुश हैं कि हमें अब ये खड़े होकर नहीं कहा ना हम करेंगे, ठीक है। हम तो अब पार्टी लेस लोग हैं, आज़ाद हैं। अभी भी जब मुझे पीपल्स पार्टी के लोग परफॉर्मेंस उनके बता रहे थे तो मैं सोचता हूँ पीटीआई को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वहां से किसको आगे लेकर आना चाहिए? कौन आगे आ सकता है? अली मोहम्मद खान एक बेहतरीन चेहरा है आपके पास, उसकी वाबस्तगी पीटीआई से है, लेकिन एक बेहतरीन चेहरा है, एक नेक चेहरा है, एक ईमानदार चेहरा है। क्यों नहीं आप उसको चांस दे सकते? ठीक है, आप ढूंढने तो निकलें। आप
आपसे पहले इसी सेट पे और कोई करता था शो, फिर आप आ गई, कल आपको कोई और रिप्लेस करे। आप ये तो नहीं कह सकते कि 80 साल तक मैं ही बैठी रहूंगी इधर, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब मेरा वालिद मेरी स्पीड से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, मैं अपने बच्चों की स्पीड से नहीं सीढ़ी चढ़ सकता, तो रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए। निकम्मे नालायक लीडर्स को कुछ शर्म भी तो होनी चाहिए। इतनी गालियां सुनते हैं, किसी जगह पे आप जाएं इनको कहें उतरो मैदान में वोट लेने के लिए। अच्छा, गरीब को एजुकेशन नहीं दी तो उसको अकल ही नहीं है कि वोट क्या देना। उनको बिरयानी की प्लेट दे देते, वो भूखे होते हैं, वो वोट दे देते हैं। शनाख्ती कार्ड आपने अपने पास रखे हुए, हर इनकम प्लान, बेनजीर सपोर्ट प्लान, इमरान खान सपोर्ट प्लान, सबके अंदर अरबों रुपए की चोरी है, आज भी चोरी है, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से, कस्टम्स से, पॉलिटिशियंस से, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से, अदलिया के लोगों से क्या रिकवरी नहीं कर सकते? एसेट बियॉन्ड मीन्स आपको नहीं नजर आ रही कि आपके पास है 10 रुपए, आपका 10 करोड़ रुपए की चीज आप वैसे साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्राइटेरिया इसका होगा क्या? निकालेगा कौन, आगे लाएगा कौन? देखिए, मैं आपको एक बताऊं एक बात, शायद वो मिसाल सही बनती नहीं है, लेकिन जब आदमी मजबूर हो जाता है ना, और जो खाते पीते पेट से होता है, जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ से नवाजा होता है, उनमें कई सरफरे भी होते हैं लोग, फिर वो चीज़ें अपनी ताकत, अपना सर सूर, अपने पैसे चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, नाउमीदी पाकिस्तान के लिए ना सोचें। अभी तो हमारे जो 2 हीरोज़ हैं, हम उनको फोकस करें। अगर वो डीरेल होते हुए या फेल होते हुए नजर आए तो फिर हमारा परेशान होना बनता है। अभी तो चीजें लग रही हैं, अभी इत्मीनान है। इत्मीनान तो नहीं कह सकते, कोशिश है इत्मीनान की तरफ जाने की। फैसल वारिस साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सीनियर पॉलिटिशियन फैसल वारिस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है फैसल साहब से। अच्छा, आपने कहा कि 18 ये बेईमान लीडर्स हैं जिनके लिए मुश्किल वक्त आ गया है। ये कौन से वो 18 लीडर्स हैं, और क्या इनमें ये नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, बिलावल, आसिफ अली जरदारी, ये लोग भी शामिल हैं इसमें? जी, तो 18 पोलिटिकल पार्टीज में आप और मैं तो शामिल नहीं। यही सारी पार्टियां हैं, पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जीओआई है, फलाना है, दिमाग है, इतनी पूरी एएनपी है, फलाना। तो 18 की 18 पार्टियां आप गिने और उनसे पूछेंगे भाई आपके वालिद क्या करते थे, वो कहेंगे जी मेरे वालिद चरपाई में बैठता था। आप क्या करते थे सियासत से पहले? जी मैं मांग के बीड़ी पीता था। आज आप खरबों रुपए की मलकियत है। जो आवाम को जिस अरबपति होना चाहिए था, वो लीडर अरबपति है और आवाम भिखारी है, और फिर आप भीख मांगने उन्हीं आवाम के पास जाते हैं, हमें वोट दे दो। तो आवाम को भी चाहिए अपनी बेहिसी छोड़े, मेरा तेरा छोड़े, मंशूर पे चलें, बयानिए पे ना चढ़ें, ठीक है। नवाज शरीफ ने कहा कि जी मेरे लिए बाजवा और फैज हमीद ने मेरे लिए शादी की है, तो भाई तुमने एक्सटेंशन का वोट क्यों दिया था? तुमने वोट को इज्जत क्यों दी थी उस वक्त? पहले नोट को इज्जत देते थे, फिर वोट को इज्जत की बात की, फिर वोट को इज्जत देने बैठ गए, ठीक है। फिर कहा मुझे क्यों निकाला? आप इनोसेंट थे, आप पे जाली केसेस थे, आप यहाँ बैठ जाते, फेस करते, ठीक है। For that matter पीपल्स पार्टी, for that matter पीटीआई। फैसल साहब, ये शेख रशीद और परवेज इलाही के हवाले से भी मैं बात करना चाह रही हूँ। ये दोनों बड़े एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, आजकल दोनों ही गिरफ्तार हैं। परवेज इलाही साहब को तो अदालत रिहा करती है, वो फिर पकड़ लिए जाते हैं। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, आपको एक चीज़ बड़ी समझने की जरूरत है कि देखिए, एक तो इमरान खान की अपनी पॉपुलैरिटी है, जो मैसिव पॉपुलैरिटी है ना, वो पीडीएम की नफरत है जी, ठीक है। पीडीएम की जब नफरत के लोग भी उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इट्स नॉट हिज ओन पॉपुलैरिटी, ठीक है। अगर आप इमरान खान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो वोट है 0, लेकिन जब पीडीएम के साथ आप उसको खड़ा कर देते हैं तो वो कहते हैं हमें ये कबूल है। ये सेम सिनेरियो है ना जो पीटीआई के वक्त में पीएमएलएन को मिल रहा था। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, एजुकेट करने की जरूरत है कि ये सारे के सारे चोर बेईमान मुल्क के खिलाफ और फौज के लिए वेनम रखते हैं। किसी पार्टी का लीडर आप बता दें जिसने फौज के बारे में अटैक ना किया हो। वो और बात है, इमरान खान साहब उनकी चीजें फरमाइशी प्रोग्राम ट्रे में रखे और लाइनर क्रॉस कर गए, ठीक है। बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, फौज ने हमारा क्या किया, ठीक है, फौज ने हमारा क्या बिगाड़ा? फौज ने हमारा ये बिगाड़ा, पाकिस्तान को बचाया हुआ है। आज उसे पसलार काम कर रहा है, वो उसको हम शाबाशी दें या हम उसको बुरा भला कहें, ठीक है। आप मुझे इज्जत से बुला के बिठा रही हैं, इंटरव्यू ले रही है, मैं आपको बुरा भला कहना शुरू कर दूँ, आप मुझे इग्नोर कर दें, मैं आपके घर में घुस जाऊँ, फिर आपके जो दुनिया में नहीं रहे कोई लोग, मिसाल दे रहा हूँ, मैं उनका तमस्कर उड़ा दूँ, तो एक टाइम आप खड़े होंगे, आप मेरे मुंह पर मग मार देंगी, ठीक है। हर चीज़ का टॉलरेंस लेवल है। पॉपुलर कहते हैं ना, जब आपको अल्लाह ताला ताकत देता है तो जिम्मेदारी भी देता है। यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबल। बंदे मर रहे हैं, बंदे मरवाए जा रहे हैं, हम क्या अचीव करने निकले थे? हम जैसे लोग भी तबाह हुए ना जब हमारी पार्टी। हाँ या ना में बताएं, शेख रशीद और परवेज इलाही साहब ये बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर आएंगे?
देखिए ये कोई चीज़ नामुमकिन भी नहीं है और मुमकिन भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल से पॉपुलर वेव है और सब रिटायर्ड पोजीशन के ऊपर हैं, तो ठीक है, थोड़ा शुगल मेला करने दें उनको, ठीक है। शेख रशीद साहब का तो मैं समझता हूँ कि वो समझदार आदमी है, मेरे उनसे ताल्लुक प्रेस भी अच्छा है। कॉन्फ्रेंस करेंगे? करवा लेंगे ट्वीट शूट। सही। अच्छा मुझे बताइए, मियाँ साहब आपकी बर्थडे वाले दिन वापस आ रहे हैं, अब टारगेट रखा हुआ है 10 लाख लोगों के वेलकम के लिए, और मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए फिर नून लीग भी बड़ी बड़ी तैयारियां कर रही है। आप कह रहे हैं कि उनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी सालगिरह है ना, तो मेरे वो उनके लिए अच्छा दिन नहीं है। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टीज मैं तो रहा हूँ, तो हम 25,000 आदमी को 2.5 लाख कर देते थे और 2.5 लाख को हम 5 लाख दिखाते थे। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा है, वो पुराने क्लिप्स दिखा देंगे, वो हम फिर सोशल मीडिया को पकड़ लेगा कि ये तो तरीके इंसाफ का शो था, अपना नहीं है। वो ड्रामे शामे चलते रहेंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जैसे आप लोगों के तवस्सुस से काफ़ी कौम वाइब्रेंट हो रही है, और अगर आप, मेरा अपना ख्याल है कि पब्लिक को अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, बगैर गालम गुलो तोड़ फोड़ के, इत्तेजाजी तौर पे इन घटिया चेहरों को, इन पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के बाहर फेंकें अपने वोट से। मैं कह रहा हूँ अपने मोहल्लेदार को वोट दे दें, ठीक है, सड़क पे चलते हुए गधे को वोट दे दें। इन लीडरों पे भरोसा ना करें, ये आप इनसे 35-40 साल से डसे जा रहे हैं, और अगर यही वापस इक़्तिदार में आए लेबॉर्ट्री से घूमकर, तो फिर इस बार लेबॉर्ट्री भी बंद हो जाएगी और सियासतदान भी बंद हो जाएंगे। ये मियाँ साहब की जेल जाने की बातें हो रही हैं इस बार, हमेशा इस्तकबाल की बातें हुई हैं, आपको लग रहा है आके जेल जाएंगे? देखिए उन्होंने तो जो बयानिया बाजार में हम सुनते रहते हैं दोस्तों अहबाब में, वो ये कहते हैं कि जी हम थोड़े दिन के लिए जेल में जाएंगे, या बेल बिफोर अरेस्ट में हमें मिल जाएगी और हम आ जाएंगे और हमें बेल हो जाएगी, हम रिलीज हो जाएंगे और हम कैंपेन करेंगे और हम जीत जाएंगे और हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। मान लें 1 मिनट के लिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं, 1 सेकंड के लिए, तो आप अभी लिख लें कि अगर तो इलेक्टेड हुकूमत जिस ख्वाहिशात के तहत बन जाती है, जो ख्वाहिश PDM कर रही है, तो उसका दौरान कितना होगा? 12 महीने से 17 महीने वापस घर जाएंगे सब, और इतनी बदतरीन लड़ाई होगी कि उसके बाद, और 2028 में तो मैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को गली गूंचों की पार्टी नजर देख रहा हूँ। अच्छा, कुछ अर्से पहले तक ये जो आसिफ अली जरदारी साहब थे, ये बड़े बड़े एक्टिव थे बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, यहाँ पर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में जा रही थी, ऐसी बातें हो रही थी, बिलावल के वजीर आजम बनने तक की बातें हो रही थी। आज से 2 महीने पहले तक इस्लामाबाद में बड़ी गूंज थी इस बात की, लेकिन अब बिल्कुल एक इस मामले में बिल्कुल खामोशी है। दूसरी तरफ बिलावल क्या एक्ट कर रहे हैं वो भी आपके सामने, ऐसा क्यों? देखिए एक तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जी वो आखिर इलेक्शन के दौरान एक दूसरे को गालियां देंगे, पेट फाड़ेंगे, गले पकड़ेंगे। सो अब ये पाकिस्तानियों को भी पता है कि सब एक ही हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैंने बहुत पहले ये कहा था, मेरे ख्याल से साल हो गया इस बात को, कि ये ख्वाहिशों का मलबा है कि किसी की भी औलाद आगे आने वाली है, ठीक है, और क्यों आने दें, ना लायक जो भी है क्यों आने दे भाई, ठीक है। अगर हमने नौकरी करनी है तो फिर हम ब्रिटिश राज की तरफ चले जाते हैं, एटलीस्ट गरीब को रोटी तो मिल जाएगी। अगर हमने गुलामी करनी है तो उसकी गुलामी करें जो रोटी दे दे, खाना दे दे, कपड़ा दे दे, इंसाफ दे दे। तो अब मेरा ख्याल है कि देखिए जो 5 करोड़ 70 लाख यूथ है, आपको लगता है कि आप वो ऐसी बयानी मैं आपको कहने साहब हर एंकर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको बुलाएं, उनसे कहें जी आप बताएं पाकिस्तान में 20 रुपए की रोटी कैसे होगी, 20 रुपए की चाय कैसी होगी, बिजली का बिल कम कैसे होगा, डॉलर नीचे कैसे आएगा, पेट्रोल कम कैसे होगा। जो पार्टी आपको मंशूर दे दे, बयानिया नहीं मंशूर, वो पार्टी अगर मेरे बदतरीन दुश्मन की भी होगी ना तो मैं आप सपोर्ट करेंगे? मैं सपोर्ट भी करूंगा, सलाम भी करूंगा, पीछे भी खड़ा हूं। अब जनरल आसिम मुनीर साहब के अहकामात पर मुल्क भर में स्मगलर्स वगैरह के खिलाफ, माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, अंदरूनी मुल्क बड़ा एक्शन लिया गया है इस पर। लाखों की गैर मुल्की करेंसी बरामद हो रही है। रावलपिंडी में प्लाजे से खुफिया तहखाने, उसकी आपके फुटेजेस और वीडियोस देखी होंगी, 7 अरब रुपए की करेंसी ये बरामद होने की खबरें आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि कराची और सिंध में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकेंगी, और उसके नताइज और फिर उसके लिए क्या मुश्किलात होंगी? उधर तो आपको तहखानों में जाने की जरूरत नहीं, घरों में जाने की जरूरत है। सीधी गाड़ी लेके जाएं, वहीं दरवाजा खोलें, गेट खुलेगा, उसी में पैसे पड़े होंगे, गाड़ी में डालें, लेके आ जाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसके घर कहाँ जाया जाए, साहब अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, लेकिन जिस दिन ये जमहूरी सेटअप आ गया, ये करप्शन का सिस्टम और बाजार वापस इसकी डबल शिद्दत से शुरू होगा, क्योंकि जितना टाइम मिस कर दिए, जो 15-20 दिन, महीना, 3 महीने नहीं खा सकेंगे, कमा सकेंगे। और वैसे तो मेरे हिसाब से आप बाय एंड लार्ज देखें,
तो सब जगह सिस्टम तो वही कराची और सिंध में कहाँ कहाँ किस सिस्टम किस के सब घर में क्या- किस किस के घर में जाया जाए? आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको जो 18 पार्टियां कही हैं, आज चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर दे दें, हाँ आपका कैमरा होगा, हाँ। हम कंटेनर से कंटेनर दौलत से भर के बाहर आ जाएंगे, गरीब को दे देंगे। क्विकली बढ़ते हैं सर आगे। आप पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि आपको इलेक्शंस में बल्ले का निशान नजर नहीं आ रहा है, क्या अभी भी आपका ये मौकफ है? इलेक्शन में पीटीआई की पोजीशन क्या होगी? जलसे कर सकेंगे, ये कैंपेन कर सकेंगे अपनी? देखिए, जलसा जुलूस तो कोई भी नहीं कर सकेगा एज सच। अभी आप 10 लाख आदमियों का तमाशा और जनाजा भी देखेंगी। 21 की बात करें? 21 को तो मेरा ख्याल है उनको समझ में आ गया होगा कि मेरे लिए वो शायद अच्छा दिन है, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो शायद 22-23 कर दें और शायद डिले भी करें। जैसे जैसे चीफ जस्टिस साहब आगे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। जैसे जैसे चीफ आर्मी साहब घूमते जाएंगे, वैसे वैसे चीज़ें बदलती जाएंगी चीज़ें। तो अभी तो हर चीज़ लट्टू की तरह घूम रही है। तो अब वो लट्टू कब रुक के रस्सी खींचती है, वो तो हमने देखना है तमाशा। सही। पीपल्स पार्टी ने तहरीके इंसाफ से इत्तेहाद का इशारा किया है, मुमकिन नजर आ रहा है आपको? और चेयरमैन तहरीके इंसाफ के होते हुए ऐसा मुमकिन है? देखिए, अगर आपको एड्स मिलते हैं एक मसाला बिकने से और एक बेबुनियाद बेकार बातों से, तो आप लोग एंजॉय करें। आप लोगों के चैनल की एडवर्टाइजमेंट बढ़ रही है, इसको इसी तरह लिया करें, डोंट टेक एकदम सीरियसली। इत्तेहाद कैसे करेंगे? अपना इत्तेहाद तो सीधा कर लें, बाद में किसी का इत्तेहाद करेंगे। और आपने भी 16 महीने में क्या दिया है? 16 महीने का जवाब कौन मांगेगी ना? सर वैसे तो 15 साल 25 साल, ठीक है, वो तो देना ही। चले, हमारी शॉर्ट मेमोरी ना भूल जाते हैं हम, 16 महीने तो याद दिलाते रहेंगे। ठीक है जी। चंद दिनों पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से हुई थी दो बड़ों की मुलाकात, और इस मुलाकात का यही नतीजा था कि जिसके बाद सदर साहब की जानिब से एक ख़त आया इलेक्शन कमीशन को, वो मुबहम सा ख़त आया, इधर भी खुश उधर भी खुश, होम्योपैथिक सा था। मजीद कोई पैगाम क्या दिया गया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी होम्योपैथिक है। यहाँ फेडरल के अंदर न्यूट्रल बॉडी कौन है? पीएमएल नून के लोग भरे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के भरे हुए हैं, फिर सिंध में पीपल्स पार्टी के लोग भरे हुए हैं। जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो वही सारा सिंध का जो पहले चल रहा था, आपको हटा के मुझे लगा दिया, मुझे हटा के इसको लगा दिया, सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बेबी नोटिस भेज दिया है कि हम देख रहे हैं केपीके में सबको उड़ाया था, इधर भी उड़ा दें। क्यों नहीं कर रहे? ड्रामेबाजी है ना, सबके सब सेल्फ इंटरेस्ट अपने लिए जी रहे हैं। जब आप एक दफा कट्टा खोलेंगे इस चीज का, तो आपको दौलत के साथ साथ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की बेहतरी, कौम की बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने इससे पहले आते ये देखा है कि थोड़ी देर के लिए आर्म ट्विस्टिंग होती है, फिर सब बिहेव करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर हाथ खुला कर देते हैं, फिर दूसरे की ट्विस्टिंग शुरू आती है, इसको गले से लगा देते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। अब डिसाइड करना होगा जी। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए जी तो फिर आप डेमोक्रेटिक लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से लें। फैसल साहब, डीजीआई और डीजीसी की एक्सटेंशन हो रही है, हो गई है? देखिए, ये तो प्रोगेटिव फौज का है, होती है तो भी कोई अनहोनी चीज नहीं है, नहीं होती तो भी कोई अनहोनी चीज नहीं हो है। रही है। डीजीसी तो एक्सटेंशन वाला है, डीजीसी तो हैज टाइम, तो होती भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अनयूजुअल नहीं है, नहीं भी होती तो भी अनयूजुअल नहीं है, तो वो उनका प्रोगेटिव है। आपकी खबर क्या है? मैं परहेज करता हूँ कई दफा। अच्छा, मुझे बताइए, इमरान रियाज की केस की समाअत के दौरान आईजी पंजाब ने कहा कि जल्द आपको खुशखबरी देंगे, कुछ मालूम है कहाँ है वो? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें गोल मोल बात करने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो भी जंग जो लड़ रहा था वो अपने इंटरेस्ट की जंग लड़ रहा था, अपनी फाइनेंशियल गेन की जंग लड़ रहा था। वो यूट्यूब चैनल की जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा उसकी थी, और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहा था। और एक दो दफ़ा हमने ये भी देखा, मैं उसका नहीं, वैसे जनरली बहुत सारे लोग खुद भी गायब हो गए हाइप क्रिएट करने के लिए। सो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो टाइम के साथ हर चीज़ क्लियर हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है। सही। क्विकली फैसल साहब, एक वक्त था जब कामरान टेसोरी के मामले पर ना एमक्यूएम के अंदर एक तकसीम हो गई थी, फारूक सत्तार के हाथों से कन्वीनरशिप चली गई थी, फिर हमने ये भी देखा था कि उसी एमक्यूएम ने कामरान टेसोरी को गवर्नर बना दिया। फैसल, वाटा भी क्या एमक्यूएम जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अभी तक तो मेरा कोई, मैं पार्टी लेस अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, और मेरी और मुस्तफ़ा की भी यही बात आपस में हुई थी कि एटलीस्ट हमें गलत को डिफेंड करने की जरूरत नहीं, अब हम खुल के बात कर सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, आप लोगों ने दिया हुआ प्लेटफॉर्म जब तक है तब तक कौम को एजुकेट करेंगे। और हम में से तो देखिए, मैं तो ना, मैं निकाला गया, जो मैंने खान साहब के लिए कहा था वो सब कुछ हुआ, उन पर फायरिंग हुई। मैं तो हाथ बांध के, हाथ जोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। 9 मई के वाक़े को मैंने बाद में नहीं कहा कि जी बुरा हुआ, ना मैं उसका हिस्सा था। तो अल्लाह ने मेरी इज्जत बचाई। मैं तो 10 महीने, जब खान साहब आसमान से बातें कर रहे थे, पार्टी सितारों से बातें कर रही थी, तकब्बुर आसमान फाड़ के जा रहा था,
तो वैसे किसी पार्टी ने आपसे रब्ता किया? देखिए, मुझे अल्लाह ताला ने अभी एक ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है कि ना चाहते हुए भी लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं किसी की तरफ जा नहीं रहा। सही। तो कुछ बताना चाहेंगे अगर कोई अप्रोच कर रहा है तो, कोई भी जमात? जमात तो मतलब अल्लाह में बड़े बोल से बचाए, मुझे ऐसी कोई बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन जमात का चॉइस मैं करूंगा, जमात मुझे चॉइस नहीं करती। आपको कोई चूज कर रहा है? देखिए, अल्लाह इज बीन काइंड, देयर वर ऑफर्स बिफोर, देयर आर ऑफर्स टुडे, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके हवाले से ये बातें हो रही हैं कुछ हलकों में कि आप गवर्नर सिंध बनना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रू? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अब मेरा बैकग्राउंड सबको पता है, दोस्ती और दुश्मनी मैं खुल के निभाता हूँ, और अल्लाह का एहसान है मैं कभी मांग के कोई चीज़ नहीं लेता, मैं अपना शिकार खुद मारता हूँ। तो ना मैंने किसी के आगे फरमाइश की है, ना कोई ऐसी बात है कि मैं गवर्नर, वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसको लोग चला रहे हैं यहाँ से, और ट्विटर पे वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो मैं एंजॉय करता था। आई एम रेलेवेंट, आई एम अलाइव। राजा रियाज साहब के हवाले से जरा कहिएगा, लोटो को लेना नहीं था मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन अब राजा रियाज से जो वादा किया हुआ था अब शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि असेंबली की बालादस्ती है पार्लियामेंट की, इस पार्लियामेंट की बालादस्ती है जिसमें सभी एक थे, इस हमाम में सारे के सारे जो थे वो बराना थे, और वो अपोजिशन लीडर जो बाद में उनका अदना सा कारकुन बन गया हो, उस कैपेसिटी में आप उस पार्लियामेंट का तकद्दुस की बात करते हैं। उस पार्लियामेंट की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। टीवी पे जब शक्लें आती तो लोग मुंह उल्टा करते हैं, चैनल बदल देते हैं। जो प्लेयर्स हैं उनको ये समझने की जरूरत है अब कि ये लोग एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर एक्सेप्टेबिलिटी की कोशिश की गई तो फिर बहुत मायूसी होगी और कौम रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। आखिर में फैसल साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। बिलावल साहब कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो कुछ दिनों पहले अभी ये भी कह रहे थे कि मैं मुस्लिम लीग नून से कह रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, यहाँ पे MQM भी उड़ गई है, फारूक सत्तार साहब कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो ये कौन सी फील्ड है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, सभी को नहीं मिल रही? देखिए, मैं बताऊँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा काम ये होगा, और सबकी बड़ी अच्छी जायज़ फरमाइश है, इनको एक लेवल पे फील्ड करें और सेट करें और दफना दें, खत्म। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तानी कौम को मिल जाएगी। ठीक है, इनकी लेवल प्लेइंग फील्ड अब सेटल करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा निकल आई है। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे। जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अरशद शरीफ केस के हवाले से, इस केस में भी अहम चीज़ें आने वाले वक्तों में बेनकाब होने जा रही हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे कि PTI क्या कोई भी जमात इन सियासी हालात में और इस तनाजुर में कोई भी सियासी जमात इलेक्शन कैंपेन करती हुई फैसल वाडा साहब को नज़र नहीं आ रही है। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, 21 तारीख की डेट अभी तक दी जा चुकी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और 10 लाख के मजमे की बात की जा रही है। लेकिन फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि ये इनके लिए तो तारीख़ अच्छी है, लेकिन मियाँ साहब के लिए ये तारीख़ अच्छी नहीं है। तो लेट्स सी कि ये तारीख़ तब्दील की जाती है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में तमाम सियासतदान जो इस वक्त अपने अपने ज़ोम में शायद आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म का ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा पर तो नहीं, अलबत्ता जेल में होंगे। लेट्स सी फैसल वाडा साहब ने जो बातें की हैं आगे चलकर उसमें कितनी हमें सदाकत नज़र आती है। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।